मैं जानना चाहूँगा कि आपने ये लीगल प्रोफेशन को ही क्यों चुना? मुझे कुछ डर नहीं लगा, बल्कि मेरे पास एक 4 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस था। उसी दौरान आर्ग्यूमेंट के बाद द जज पास द ऑर्डर ऑफ पुलिस कस्टडी बिकॉज ही वॉज अरेस्टेड। और पुलिस कस्टडी के बाद फिर एक 4-5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली, फिर उनसे बेल हो गई। पर वो पहले केस मुझे आज भी याद है। हेमंत जी, आज भी लेकिन हमने देखा है कि जूनियर एडवोकेट्स को करियर की शुरुआत में कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। कि जो लॉयर्स हैं, यंग लॉयर्स के लिए, जिसका बैकग्राउंड हो या नहीं भी हो, उस बंदे को ये फील्ड में आना है तो कम से कम 5 साल की स्ट्रगल है। लीगल प्रोफेशन जो है सिर्फ लीगैलिटी के साथ ही नहीं, सोशल और पॉलिटिकल प्रेशर से भी गुजरता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है लॉयर्स के लिए भी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको जल्द से जल्द लागू कराया जाए। हमारी यही गवर्नमेंट से विनती है कि हम लोग जो कुछ आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट का प्रायोरिटी पे ले लीजिए। जिधर कोई भी एडवोकेट को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं खुद खड़ा हूँ उनके साथ। जानते मारने की थ्रेटनिंग की है, धमकी दी है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एआई किस तरीके से लॉ को सपोर्ट करेगा आने वाले टाइम में। 5 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, तो वो केसेस की जो कुछ पेंडेंसी है उसके लिए एआई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर द कोर्ट रूम डायरीज की जर्नी की शुरुआत होती है और इस जर्नी में सबसे पहला एपिसोड जो हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें है जर्नी ऑफ एडवोकेट हेमंत झंझाड़। जो लोग भी इसके व्यूअर्स हैं वो क्या यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले कि वो यहाँ तक जब पहुँचे तो क्या क्या माइलस्टोन्स उन्होंने अचीव किया, वो माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए किन्होंने उन्हें मदद करी और ये अपनी सक्सेस का श्रेय किन्हें देते हैं। ये जर्नी के साथ साथ जो भी आने वाले अपकमिंग लॉयर्स हैं जो अपने एक नए लेवल पे पहुंचना चाहते हैं उन्हें एक इंस्पिरेशन जरूर मिलेगा इनकी स्टोरी से। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज आपका द कोर्ट रूम डायरीज के एपिसोड में। और आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। रीजन बीइंग के हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत आज यहाँ पर जुड़ी है जिन्होंने अपना लीगल करियर को करियर की तरह ही नहीं लिया बट एक जिम्मेदारी की तरह उन्होंने उसे निभाया है। आइए हम स्वागत करते हैं एडवोकेट हेमंत झंझाड़ का। एडवोकेट झंझाड़ 18 साल से भी ज्यादा के एक्सपीरियंस से काम कर रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुणे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अपनी प्रैक्टिस करी है। चाहे वो केस हो कोई एक कबड्डी प्लेयर का जो दिल दहला देने वाला था, या फिर ऐसा कोई केस जो ड्रग्स से डील करता हो, या फिर कोई क्रिमिनल केसेस हो, ये सारे केसेस में उन्होंने अपनी भूमिका बहुत ही अच्छे से निभाई है। और सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि एडवोकेट झंझाड़ महाराष्ट्र के सबसे यंग विशेष सरकारी वकील बनने वाले एकमेव ऐसे लॉयर है, सबसे यंग। और अब पुणे की लीगल फ्रेटर्निटी ने उन्हें अपना प्रेसिडेंट चुना है पुणे बार एसोसिएशन का। तो एडवोकेट झंझाड़, आपका स्वागत है द कोर्ट रूम डायरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे मौका दिया, कि आपका तहे दिल से बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं जानना चाहूँगा कि आपने ये लीगल प्रोफेशन को ही क्यों चुना और क्यों आपने ये सोचा कि मैं इसी में ही अपना करियर बनाऊं, उसको जिम्मेदारी से निभाऊं, और आप आज बात कर रहे हैं कि ये लीगल प्रोफेशन को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने की। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे पिताजी वो भी लॉयर है। मुझे जो इंस्पिरेशन मिला वो मेरे पिताजी की तरफ से मिला है। जब मैंने मेरी 12th की एग्ज़ाम पास की तो पापा ने कहा, अब क्या बनना चाहते हो?
वो टाइम पे मैंने पापा को बोला मुझे आप जैसा बनना है. So he was impressed and he told me that why don't you become a doctor also? You are having some knowledge in medical field because मेरा बायो और फिजिक्स अच्छा था. और उसी टाइम पे उन्होंने बोला इफ यू हैव दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड ऑफ साइंस बिकॉज आई पास माई एग्जाम्स 12th इन साइंस थी. सो उन्होंने बोला आप डॉक्टर बन जाओ. मैंने बोला नहीं पापा मुझे आप जैसा बनना है और मुझे इसी फील्ड में आना है. तो उन्होंने कहा ठीक है आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हो. तो उसी दौरान 12th की जो मेरी एग्ज़ाम हुई फिर मैंने लॉ का एडमिशन ले लिया. लॉ का एडमिशन लेने के बाद जो मैं पिछले कई साल से मेरे घर पे ही देख रहा था कि पापा के पास बहुत लोग आते थे. ऑफिस में भी बहुत लोग आते थे. उनसे मिलते थे कि हमारी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है. तो पापा उनको हेल्प करते थे. तो मैं बचपन से वही सोच रहा था कि नहीं मुझे लॉयर ही बनना है. तो मैंने वो फील्ड को चॉइस कर दिया. तो पापा के साथ जाता था ऑफिस में. कोर्ट तो कभी गया नहीं 12th के पहले. पर जो छोटा था तो कभी भी ऑफिस में जाता था काम देखता था पापा का. पापा तो बिजी रहते थे पर तभी भी मैंने सोच लिया था नहीं मुझे यही बनना है और इसीलिए मैं इस फील्ड में आ गया. बहुत ही बढ़िया. इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपने जो प्रॉमिस अपने फादर को किया है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया भी है. और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, ये वो 19,000 लोग कह रहे हैं जिन्होंने आपको प्रेसिडेंट बनाया है आज. जब आपने अपना पहला केस हैंडल किया तो आपको पहले कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस नहीं होगा. नए नए आप कोर्ट में गए होंगे और आगे प्रोसीडिंग्स कैसे होगी, किस तरीके से चीज़ों को लेके जाया जाएगा. उस समय आपके दिल में ऐसा क्या चल रहा था और आपने क्या सोचा कि मैं ये चीज़ करूँ तो मैं बेस्ट परफॉर्म कर पाऊंगा. तो क्या आपकी वो एक्सपीरियंस है स्टार्टिंग के, आप थोड़ा सा जो हमारे नए लोग हैं जो आने वाले टाइम पे लॉयर्स बनेंगे और ये सेम दौर से वो गुजरेंगे, तो आप क्या बताना चाहेंगे. मेरी 12th की एग्ज़ाम के बाद जब मैंने लॉ का एडमिशन लिया तो उसी दौरान मेरे पापा ने मुझे एक बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर थे उनके पास जूनियरशिप के लिए भेजा. मेरा 5 ईयर लॉ कोर्स था. मेरा कॉलेज ख़त्म होने के बाद पूरे दिन भर मैं कॉलेज अटेंड करता था. दोपहर के सेशन के बाद में वही सीनियर सर के वहाँ पे जाता था. उनकी आर्ग्यूमेंट्स उनकी हियरिंग देखता था. मतलब वो जो डर था वो डर पूरी तरह चला गया. एक 3-4 साल मैंने वो कंटिन्यू किया. जिस दिन मैं पास आउट हुआ उस दिन जब मेरे पास पहली एक केस आई थी मुझे आज भी याद है. एक रॉबरी केस था और वो रॉबरी की केस जब मेरे पास आई तो मुझे जो कुछ एक 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस मिला था उसी एक्सपीरियंस की वजह से मुझे कुछ डर नहीं लगा. बल्कि मेरे पास एक 4 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस था और वो एक्सपीरियंस की वजह से मैंने वो बहुत अच्छी तरह से हैंडल की. आई स्टूड बिफोर द कोर्ट. मैंने आर्ग्यूमेंट किया. उसी दौरान आर्ग्यूमेंट के बाद द जज पास द ऑर्डर ऑफ पुलिस कस्टडी बिकॉज ही वॉज अरेस्टेड. और पुलिस कस्टडी के बाद फिर एक 4-5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली. फिर उनसे ही बेल हो गई. पर वो पहले केस मुझे आज भी याद है. और उसी दौरान एक जो इनर कॉन्फिडेंस था वो पहले से ही था. क्योंकि मेरे पापा के पास जब मैं जाता था ऑफिस में या जो क्रिमिनल के जो मेरे सीनियर थे एडवोकेट विराज काकड़े पूना के बहुत बड़े सीनियर थे उनके पास मैंने मेरी वकालत की शुरुआत की है जूनियरशिप की है. तो वो जो कुछ कॉन्फिडेंस था वो इनबिल्ट कॉन्फिडेंस था और उसकी वजह से मुझे कुछ डर नहीं लगा. बट आई एंजॉयड दैट मोमेंट बिकॉज आई वॉज हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस ओनली दैट आई कैन डू इट एंड द क्लाइंट वॉज हैविंग ट्रस्ट ऑन मी. अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो वो ट्रस्ट लेके आता है कि नहीं मेरा लॉयर मुझे ये जो कुछ चीज़ हुई है इससे बाहर निकालेगा. उसी अगर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा तो ही आप उसको रिजल्ट दे सकते हैं. तो मुझे याद है कि मैंने बहुत अच्छी तरह से प्लीडिंग की थी और मेरे वहाँ पे जो कलीग थे सन सीनियर एडवोकेट भी थे उस टाइम कोर्ट हॉल में उन्होंने भी अप्रिशिएट किया था कि नहीं आपने अच्छा किया प्लीडिंग आपका अच्छा था. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के कुछ केस लॉज मैंने वो टाइम रेफर किए थे और वो केस लॉज की वजह से वो जो पर्सन एक्यूज था उसको बेल मिली थी. सो आई रिमेम्बर दैट. वंडरफुल वंडरफुल. सो फर्स्ट केस इज ऑलवेज अ मेमोरेबल केस. और आपने एक बात बहुत सही कही.
और मैं ये कहूँगा कि सिर्फ लॉयर्स के केस में नहीं, डॉक्टर के पास भी इंसान अगर जब जाता है तो उसको उसमें कॉन्फिडेंस होना और उसके ऊपर भरोसा होना बहुत नेसेसरी है। अम, हेमंत जी, आज भी लेकिन हमने देखा है कि जूनियर एडवोकेट्स को करियर की शुरुआत में कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, स्टाइपेंड्स नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगता है कि बार काउंसिल या फिर बार एसोसिएशंस कुछ नेसेसरी स्टेप्स ऐसे क्या ले सकते हैं जिसमें उनको बेनिफिट हो? और दूसरी बात ये कि मतलब सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं, कुछ डिग्निटी लेवल पर भी कुछ अगर स्ट्रगल्स उनको करने पड़ते हैं तो उसमें और क्या बेनिफिट और बेटरमेंट करने का आपका प्लान है, या फिर आपने ऐसा सोचा है कि हाँ ये सारी चैलेंजेस को हम लोग रिजॉल्व करेंगे? स्टाइपेंड की जो बात है, ये स्टाइपेंड की बात मैं जब से छोटा था तब से मैं सुनता आ रहा हूँ, पर यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जो लॉयर्स हैं, यंग लॉयर्स के लिए जिसका बैकग्राउंड हो या नहीं भी हो, उस बंदे को ये फील्ड में आना है तो कम से कम 5 साल की स्ट्रगल है। 5 साल किसी भी लॉयर के पास आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी पॉकेट मनी या जो कुछ आपका डेली खर्चा है वो आपके सीनियर के ऊपर रहता है कि कितने पैसे आपको स्टाइपेंड की तरह दे दे। और अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और हमारी भी बार एसोसिएशन इस पे ही पूरी तरह अच्छी तरह से काम कर रही है। अभी ये मसला, एक पिछले महीने हम लोग ने प्रोग्राम लिया था पूना में, वहाँ पे यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन जी मेघवाल आए थे। मेघवाल साहब से भी मैंने वही रिक्वेस्ट की थी, सर हमारे यहाँ पे तो हम लोग 15,000 के संख्या में है पूना में, पर हम जो कुछ हम लोग हैं तो उन सभी लोगों को एक आप स्टाइपेंड इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आप शुरू कर दीजिए। तो रिक्वेस्ट की थी उन्होंने, वो टाइम पे भी कहा था कि हम लोग की ये जो कुछ चीज़ें हैं स्टाइपेंड के बारे में, ये इन प्रोसेस है। हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अभी चेयरमैन है मनन मिश्रा जी, वो भी उसका फॉलो अप ले रहे हैं। अभी हमारे प्रेजेंट चेयरमैन जो है बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के, विट्ठल कुंडे देशमुख जी, वो भी उसी के बारे में उन लोग को ये भी चर्चा चालू है। और मैं भी उन लोग से कांटेक्ट में हूँ कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी अच्छी तरह से हो सके, सभी जूनियर्स जो हमारे भाई बहन हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, को उनकी तरफ से ये स्टाइपेंड तो मिलना ही चाहिए। क्योंकि ये फील्ड में वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है। राइट। बाकी फील्ड में आपको सैलरी मिलती है, आप तुरंत उसी सैलरी की वजह से आप थोड़ा ग्रोथ कर सकते हो, पर इस फील्ड में आपको वेटिंग की बहुत ज़रूरत है। और जितना आप वेट करोगे उतना आपको फ्रस्ट्रेशन आता है सर। और जूनियर जो है, जूनियर आज के ज़माने में वो बेचारा नहीं सफ़र करना चाहिए, तो इसी वजह से ये मस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। नहीं, बहुत अच्छा थॉट है, एंड आई रियली अप्रिशिएट द काइंड ऑफ वर्क एंड इनपुट्स दैट यू आर गिविंग टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़। आप अपनी तरफ से पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, बाकी तो जब गवर्नमेंट उसके हिसाब से डिसीजन लेगी तब लेगी, लेकिन आपने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स, बिकॉज यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑफ देम, तो आपने ये जो किया है डेफिनेटली ये इनिशिएटिव्स काबिल तारीफ है। मैं और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। आपने अर्जुन राम मेघवाल जी को जस्ट मेंशन किया, और वो इवेंट में आपने और एक प्रपोजल उनसे कहा था जब आप स्टेज पर थे, एंड आई वाज आल्सो फॉर्चुनेटली द पार्ट ऑफ दैट इवेंट। तब आपने कहा था कि लीगल प्रोफेशन जो है सिर्फ लीगैलिटी के साथ ही नहीं, सोशल और पॉलिटिकल प्रेशर से भी गुजरता है, राइट? इसीलिए आपने उनको प्रपोज किया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको थोड़ा सा स्पीड अप करा जाए, उसमें कुछ प्रोविजंस है जो एडवोकेट्स के फेवर के हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करा जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है लॉयर्स के लिए भी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको जल्द से जल्द लागू करा जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स जो कोई है उन सभी को प्रोटेक्शन है, डॉक्टर लोगों को प्रोटेक्शन है। अगर हम लोग ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट कहलाते हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारी यही गवर्नमेंट से विनती है कि हम लोग जो कुछ आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं
वो रिक्वेस्ट का प्रायोरिटी पे ले दीजिए और हम लोगों को एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट पूरे इंडिया भर में लागू कर दिया जाए। अभी पुणे में जिधर कोई भी एडवोकेट्स को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं खुद खड़ा हूँ उनके साथ। मतलब मुझे रात को 1 या 2 बजे भी फोन आ जाए या मेरे किसी कलीग एडवोकेट को कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो मैं तुरंत वहां पे पहुंच जाता हूँ मदद के लिए, या उनकी कोई भी तकलीफ हो। अगर पुलिस एक्शन नहीं दे रही है, हम लोग कल ही कमिश्नर साहब के पास गए थे, हमारा एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहे थे। हमारे एक एडवोकेट्स को थ्रेटनिंग की कंप्लेन थी उन्होंने उनकी, क्योंकि क्लाइंट ने उनको जान से मारने की थ्रेटनिंग की है, धमकी दी है। तो उस वजह से कमिश्नर साहब ने भी हमारे तुरंत दखल ले ली और एफआईआर भी कर दी। पर अगर ये हम लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो दैट विल बी आर राइट एंड दैट इज द मस्ट नीडेड थिंग फॉर द लीगल फ्रेटर्निटी। Right. So I believe it would give the exact rights जो लॉयर्स को मिलना चाहिए, बिकॉज जिस टाइप के प्रोफेशन में लॉयर्स हैं उनको अलग अलग चीज़ों से डील करना पड़ सकता है, उसके लिए प्रोटेक्शन बहुत ही नेसेसरी है। तो यहीं पर मैं अपने एक नए सवाल पर जाता हूँ, और ये नया सवाल जो है इट इज़ रिलेटेड टू द लीगल फॉर्म्स। हेमंत जी, आप देख रहे होंगे कि आजकल काफ़ी लीगल फॉर्म्स आ रही है, और वो लीगल फॉर्म्स प्रॉपर कॉर्पोरेट्स की तरह ऑपरेट करती है। प्रोसेसिंग होता है उसमें, ब्रांडिंग होती है, और क्लाइंट सर्विसिंग होती है, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होता है। तो मैं इसे, ये दौर को मैं कहलाना चाहूँगा इसे कि ये एक लीगल एंटरप्रेन्योरशिप का दौर आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये दौर किस डायरेक्शन में ले जाएगा, और क्या लगता है कि ये दौर, ये बदलाव अच्छा है, बुरा है? क्या आपका उस पर थॉट है? सर, ये बदलाव जो है ये बहुत जरूरी बदलाव है, क्योंकि हर कोई जो यहाँ पे कोर्ट में आता है या लॉयर के पास जाता है, उसको लॉयर से बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। और वो एक्सपेक्टेशन अगर आप उसको अच्छी तरह से एंटरटेन करते हो, आप उसकी तरफ अच्छी तरह से ध्यान देते हो, उसकी केस की अच्छी तरह से उसको कुछ ब्रीफिंग करते हो, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये जो बदलाव है ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। ये नए नए जो लॉ फर्म्स आ रहे हैं, इसकी वजह से यंग लॉयर्स को भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जॉब मिल रहे हैं। उसकी वजह से पूरे दुनिया से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वहाँ के लॉज क्या है, पूरे इंडिया भर में अलग अलग जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स है, उनके जो सीनियर्स लॉयर्स है या उनकी जो कुछ पूरी टीम है, उस वजह से हर एक बंदे को उनकी तरफ से इंस्पिरेशन मिलता है कि हमें भी ऐसा कुछ तो करना चाहिए। हमें भी उस फील्ड में, एक क्रिएटिव फील्ड जो बोलते हैं, वहाँ पे जाना चाहिए। और सर, इसमें ये हार्मफुल नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है और हर एक के लिए इंस्पिरेशन ही होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट और क्रिएट हो रही है, बहुत अच्छी। सस्टेनेबल वे में जॉब्स लोगों को जो है लीगल फ्रेटर्निटी में अवेल कराए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है डेफिनेटली मेरा भी पर्सपेक्टिव यही है कि जितने ज़्यादा नए फर्म्स आएंगे, जितने ज़्यादा प्रोसेसेस बनेंगे, उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से केसेस को हैंडल करा जा सकता है। क्लाइंट्स विल रिमेन अपडेटेड, और एडवोकेट्स विल रिमेन अपडेटेड अबाउट व्हाट नीड्स टू बी टेकन केयर नेक्स्ट। तो ये सारी प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड होगी। तो मुझे लगता है कि जो हमेशा से बोला जाता था कि अनऑर्गेनाइज्ड वे में या फिर अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है, लेकिन वो अभी स्ट्रक्चर्ड होने लगा है, राइट? तो अभी आपने एक छोटी सी एक बात छेड़ी थी, और जब मैंने आपसे एक सोशल प्रेशर का एक सवाल पूछा, और आपने कहा कि सोशल मीडिया में सबसे पहले न्यूज़ आ जाती है और लोग अपना जजमेंट देना शुरू कर देते हैं। तो बात तो सही है हेमंत जी के, कोर्ट में डिसीजन आए ना आए जजमेंट जो है सोशल मीडिया में ज़रूर आ जाता है, और लोग वो जजमेंट दे देते हैं। सो आपके लिए, आपकी नज़र में ये ट्रेंड न्याय प्रणाली के लिए कितना खतरनाक है? ये शायद ज़रूरी भी हो सकता है कि एक पब्लिक प्रेशर के रूप में इसे आप कह सकते हैं कि पुलिस हो या फिर लीगल फ्रेमवर्क हो, वो उसे आगे लेके जाए। आपका क्या
ख्याल है इसके बारे में? आपने जो बोला कि इसमें रिवर्स भी हो सकता है, पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या राय है इसमें? सर, इसमें एक बहुत बड़ी बात कही है आपने। हमारे लैंग्वेज में इसको मीडिया ट्रायल कहते हैं। व्हाट इज मीडिया ट्रायल? टू पास अ जजमेंट एट द स्टार्ट एंड ओनली। मतलब आप जिस अगर केस शुरू हो जाए उसी दिन आपने अगर जजमेंट पास कर दिया मीडिया की तरफ से कि ये ऐसा ऐसा हुआ रे, तो हमारे जो जजेस है, हमारे जो बाकी की जो आम पब्लिक है, ये सब अभी सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। अगर उनके पास ये सब चीजें जाती है तो वो एक अपना मन बना सकते हैं। बनाएंगे ऐसी बात नहीं है, पर मन बना सकते हैं कि नहीं, लोगों का ये कहना है, लोग ये सोचते हैं, लोगों को ये, अगर मैंने कुछ ऐसा जजमेंट दे दिया तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा हो सकता है। होता नहीं है, पर हो सकता है। और वो जो कुछ सोशल मीडिया का प्रेशर है, वो एक निर्दोष बंदे को सजा दिलवा सकता है। इसीलिए इस सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से अगर कोई जजमेंट पास हो जाए इन फ्यूचर ऑल्सो, तो वो पूरी बंदे की लाइफ स्पॉइल कर देगा। तो वो उस वजह से बहुत हार्मफुल बात है ये। और इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में भी कोई अगर व्यक्त होता है तो वह व्यक्त होने से पहले किसी भी केस की आपको अगर पूरी जानकारी नहीं है तो कृपया उसके ऊपर आप स्टेटमेंट मत दीजिए। कृपया उसके ऊपर आप अपना मन मत बनाइए। अगर आपको जो कुछ कमेंट पास करनी है या जो कुछ बोलना है, वो आप अगर सोशल मीडिया के सामने आकर नहीं बनाएंगे या कमेंट पास नहीं करेंगे तो वो अच्छी बात हो सकती है। So basically, I would say कि let the experts do their job and let the caretakers of the law of the land bring the final outcome and should not be taken in the hands of the social media just because के लोगों को लगता है कि डिसीजन ऐसा होना चाहिए और वो डिसीजन वैसा दिया जाएगा और लोग उसमें अपना मत बांधने लगते हैं। वो वैसा नहीं होना चाहिए। उसमें और एक बात है दल जी कि अगर हमारी न्याय व्यवस्था है, पुलिस मशीनरी है, तो ये सब जो कुछ केस है वो केस की पूरी तरह से तहकीकात होनी चाहिए। कोर्ट के सामने सब उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सबमिट तो होने दीजिए, कोर्ट के सामने केस चलने दीजिए। केस के बाद वो जज साहब के ऊपर डिपेंड रहेगा कि जो कुछ केस उनके सामने आई है, उसी जो कोई एक्यूज है वो एक्यूज को बाइज्जत बरी कर दिया जाए या उसे कन्विक्शन कर दिया जाए। तो ये सब बात की बातें होती है, पर अगर आप पहले ही दिन आपका मन बना लेंगे सोशल मीडिया की वजह से या सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से, तो ये सब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, अपने इंडियन लॉ में ये जो कुछ है ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। जी बिल्कुल। सो हमने देखा है कि कोर्ट रूम में जब वकील आर्ग्यू करते हैं उसके बाद जजेस जो है डिसीजन लेते हैं, इसमें ह्यूमन टच और ह्यूमन थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है ये। बट अभी हम लोगों ने रिसेंट में देखा जब एआई के ऊपर में कॉन्क्लेव हुआ था, तब एआई का इम्पोर्टेंस भी हम लोग समझे। तो ह्यूमन टच तो है ही है, लेकिन ह्यूमंस को सपोर्ट करने के लिए एआई टूल्स यूज करना आज की डेट में बहुत ही नेसेसरी हो गया है। और जैसे हम लोग कहते हैं और हर बार लीगल सिस्टम के लिए ये चीज़ बार बार दोहराई जाती है कि तारीख पे तारीख मिलती है, राइट? लेकिन उसको स्पीड अप करने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन तो चाहिए। 5 करोड़ केसेस अगर पेंडिंग है, ये अगर सवाल उठाया जा रहा है, तो क्या सब लोग उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि वो केसेस को हम लोग कम कर पाए? और ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के थ्रू करा जा सकता है, जिसमें हेमंत जी आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। पूरे पुणे बार एसोसिएशन कमेटी मेंबर्स ने एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया, जिसमें ऑनरेबल मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी आए थे और उन्होंने भी इसके ऊपर में बहुत अच्छा अपना एक व्याख्यान दिया। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एआई किस तरीके से लॉ को सपोर्ट करेगा आने वाले टाइम में, और किस तरीके से आपको लगता है कि आप जो है इनिशिएटिव्स लेके
इसमें एक सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और लोगों को कंफर्ट कर रहे हैं कि एआई जो है वो आप यूज़ कीजिए और यूज़ करने के बाद आप अपने केसेस को और स्पीड मूव करा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ये सभी फील्ड में पूरे देश की नहीं पर पूरे दुनिया की ज़रूरत है। ये ज़रूरत इसलिए है कि ये जो टाइम लग रहा था किसी भी चीज़ को, ये एआई की वजह से रिड्यूस हो रहा। इसका उपयोग लीगल फील्ड में, अभी आपने कहा कि 5 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, तो वो केसेस की जो कुछ पेंडेंसी है उसके लिए एआई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसका इस्तेमाल भी अभी शुरू हुआ है। जो हम लोगों ने रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ली थी उसी में हमने वो जो टॉपिक रखा था एआई का, वो इसी वजह से रखा था कि अभी जो कोई बंदा है, क्योंकि हम लोग पूरी तरह लीगल फील्ड में अभी जो काम करते हैं, दैट ऑल इज वर्किंग सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स। पर एआई की वजह से क्या हो रहा है कि आपको लीगल सर्च रहा, ड्राफ्टिंग रहे, या आपके जो कुछ पॉइंट्स है जिसके लिए आपको 8-10 दिन का कम से कम समय लगता है एक केस में। अगर कोई बड़ी केस है तो आप पूरी तरह से स्टडी करते हो, जो आपके पॉइंट्स रेज करने या जो कोई केस लॉज आपको लग रहे हैं, 8 दिन कम से कम लग जाते हैं या बहुत बड़ा टाइम लग जाता है। तो एआई की वजह से ये टाइम बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है और उस वजह से आपकी ड्राफ्टिंग भी जल्दी खत्म हो जाती है, रिसर्च जो आप कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाती है और केस लॉज भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो वो टाइम जो लग रहा था वो रिड्यूस हो गया है, उसी वजह से आप जल्दी केस फाइल कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट में भी ये एआई की यूज अच्छी तरह से हो गई लीगल फील्ड में, तो उसकी रिजल्ट आपको जल्दी आ जाएगी और रिजल्ट आने के बाद जो जो कुछ पेंडेंसी आपको लग रही है वो पेंडेंसी भी रिड्यूस हो जाएगी। मतलब दिस पर्टिकुलर एआई, it is very helpful in the legal field because it is the much needed procedure which is to be introduced also because peoples are not aware। सीनियर लॉयर को अगर पूछोगे कि एआई क्या है, तो वो सीनियर लॉयर्स को भी कुछ मालूम नहीं है क्योंकि उनको ये सब नया है। पर ये बहुत जरूरी बात है, अगर आप उनको बैठ के समझाओगे कि ऐसा है और ये हम ऐसा ऐसा यूज कर सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये बहुत अच्छी तरह से हम लोग को टाइम रिड्यूसिंग है। क्योंकि जो पुराने दौर जो था लॉयर का, वो टाइम पे स्टेनो थे, डिक्टेशन देते थे स्टेनो को, फिर वो ड्राफ्ट तैयार करते थे, फिर उसमें करेक्शन देखिए, फिर वो फाइनलाइज कीजिए, फिर आप केस दाखिल कीजिए। यहाँ पे एआई के यूज की वजह से आपको पूरा ड्राफ्ट, आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो पूरा ड्राफ्ट आपके सामने कुछ ही मिनट या कुछ ही घंटों में आ जाता है। तो ये जो आपकी जो पूरी लेंदी प्रोसीजर थी वो रिड्यूस हो गई है और एआई का इस्तेमाल आपको मस्ट नीडेड है, आपने उसका इस्तेमाल करना ही चाहिए क्योंकि ये आपके खुद की टाइम बचा रही है और आपको खुद बहुत अच्छी तरह से बेनिफिट दे रही है। सो दोस्तों, एक ऐसा टाइम था जब कंप्यूटर्स इम्प्लीमेंट कर गए कोर्ट्स में और वो कंप्यूटर्स के इम्प्लीमेंटेशन के बाद थोड़ा सा स्पीड अप हुआ प्रोसेस। अब समय आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाना हर एक स्टेप में जहां पर नेसेसरी हो। डेफिनेटली ह्यूमन चेक्स होते हैं, लेकिन ये प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। हेमंत जी, आज के नए वकील सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, एक आइडेंटिटी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बदलते हुए जमाने में आपको क्या लगता है कि जब कंपटीशन भी है और कंफ्यूजन भी है, अगर आप उनके लिए एक सीधी और एक गहरी सलाह अगर आप देना चाहेंगे उन्हें, जो नए लोग आ रहे हैं सिर्फ प्रोफेशन नहीं वो अपनी आइडेंटिटी बनाने, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहिए? सर, मेरी एक सबसे बड़ी सलाह रहेगी इस फील्ड में आने के लिए कि आप जो कुछ करना चाहते हो वो आप टॉप की पोजीशन का सोचिए, नॉर्मल कुछ नहीं करना है। यू शुड बी एट द टॉप इन योर फील्ड, लेट यू टेक सम टाइम बिकॉज
Not in a single day you can achieve the top position. It will take some years. Your hard work, your dedication, and your honesty, that will lead to you to the success. And if you want to be successful, be humble, be dedicated. यही मैं उनको सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि सर अभी कोई भी फील्ड हो, आपको आपकी आइडेंटिटी बनानी ही पड़ेगी. यू कैन नॉट लेट इट गो. आपको अगर आइडेंटिटी बनानी है तो आपको हार्ड वर्किंग चाहिए. हार्ड वर्किंग जब होता है तब आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, और कंसिस्टेंसी जब होती है तब आप सक्सेस पे पहुंचते हो. पर आपके सक्सेस में भी हम्बलनेस होनी चाहिए. अगर आप सक्सेस पे जाते हो पर आप रूड हो या एरोगेंट हो, तो आपको वो सक्सेस आपको ज़्यादा दिन नहीं चली. इसीलिए आप जो कुछ आप ट्रैक अपनाओ, वो ट्रैक में आपको 100% देना ही पड़ेगा. पर बगैर आइडेंटिटी के आपके पास कोई भी नहीं आएगा. दैट विल बी दैट आप एक दिन के राजा हो गए, बाद में कुछ नहीं हो पाए. वैसा नहीं होना चाहिए. और आप जितना ये फील्ड में नॉलेज गेन करोगे, एक दिन में आप नॉलेज नहीं पा सकते. कई साल कई बरस लग जाएंगे आपको. पर नॉलेज होने के बाद ही आप कुछ तो अचीव कर पाओगे. शॉर्टकट में कुछ नहीं होगा लाइफ में. शॉर्टकट में अगर आप चाहते हो तो एक दिन आपको आप पेपर पे नाम आएगा, आप टीवी पे दिखोगे, बहुत अच्छा रहेगा, आपको भी खुशी मिलेगी, यार मेरा पेपर में नाम आ गया, मैं टीवी पे दिख गया हूँ, या मेरे पास कोई तो बड़ा केस आ गया है. और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो वो बंदा भी आपको बाद में रिजेक्ट कर देगा. नहीं, ये सिर्फ खुद को हाइप करने की वजह से ये बंदे ने मेरा इस्तेमाल किया है. वैसा नहीं होना चाहिए. आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए क्लाइंट का. नहीं, जिनके पास मैं जा रहा हूँ वो मुझे किसी भी तकलीफ होने दो, कोई भी तकलीफ होने दो, मुझे बाहर निकालेंगे. अगर उनका आप पे ट्रस्ट है तो आपका नाम जो हो गया है वो उसी वजह से तो ट्रस्ट आ जाएगा. नहीं तो ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा. इसलिए आपको अगर खुद की आइडेंटिटी बनानी है तो शॉर्टकट नहीं, डेडिकेशन. So there is no substitute to hard work. यस. And as you mentioned, Rome was not built in a day. So don't just try to build your identity in a day's time. You have to be consistent and काफ़ी सालों की मेहनत इसमें लगेगी. और we need to be persistent about doing all this, right? तो इसी के साथ मैं एक बहुत ही डिफरेंट सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, बिकॉज आपने भी देखा कि एक हम लोग नया टूल आज देख रहे हैं जो स्पेसिफिकली एआई टूल इंडिया में बनाया गया और इंडिया के लीगल सिस्टम के लिए क्यूरेट कराया गया. और ये टूल आज की डेट पे काफ़ी लॉयर्स यूज़ कर रहे हैं. मैं बात कर रहा हूँ लॉ अटर्नी की, राइट? तो आपका क्या मानना है कि इस टाइप के और इस तरीके के जो टूल्स हैं, ये टूल्स किस तरीके से वैल्यू ऐड करेंगे एक, और इसमें और क्या इन्हेंसमेंट्स आने वाले टाइम पे एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एज अ फेस ऑफ ऑल दोज 19,000 पीपल, आपको क्या लगता है कि होना चाहिए जिससे और ज़्यादा उनको सपोर्ट हो, तो इस टाइप की और ज़्यादा जो सोल्यूशंस है वो मार्केट में आए और ये सारे सोल्यूशंस लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सपोर्ट करें. Then nowadays the generation is IT generation. First of all, सबको पता है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है. लॉ अटर्नी की जो टूल है मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा. उसमें जो सिंप्लिसिटी है, उसमें जो कुछ आप लोगों ने टूल्स में इम्प्लीमेंट किया है वो काबिले तारीफ है. उस वजह से लॉयर्स को बहुत हेल्प हो रही है उसी बारे में. और ये जो टूल्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो टाइम जो लग रहा था हम लोगों को, टाइम एज वेल एज नॉलेज एज वेल एज दी लैंग्वेज विच हैज बीन प्रिफर्ड इन दैट पर्टिकुलर ऐप, दैट इज मोस्ट यूजफुल. तो लीगल टर्म्स जो बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज जो हमें चाहिए, तो वो पूरी तरह से अच्छी तरह से इस्तेमाल की है. मतलब आप उसके ऊपर अगर आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हो
तो वो इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हर एक बंदे को उसमें फ़ायदा ही हो रहा है। जो कोई आप ड्राफ्ट बनाते हो, वो ड्राफ्ट में जो कुछ इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो पूरी तरह से वो लॉ अटॉर्नी के ऐप में है, और वो इंग्रेडिएंट्स इतने सिंपल लैंग्वेज में है कि वो पूरी अच्छी तरह से समझ जाता है। रही बात ये ऐसे ऐप्स की, तो ये भविष्य की ज़रूरत है, और ये ज़रूरत की वजह से ये हमें तो और भी लगने वाले हैं। एक आप सभी जो कोई आप लोग बनाते हो, या एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके ऊपर जो केस लॉ जो आप रेफर कर रहे हो, वो केस लॉ जो कोई रेफर होगे उसकी ऑथेंटिसिटी आपको दिखी पड़े, whether that is the legal remedy which you have provided as per that is whether that is a genuine or not। वो एक आपको और अपग्रेड रहना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये जो रोज केस लॉज आते हैं, आपको ये पूरी तरह से अपग्रेड होते सभी लॉयर्स के लिए ये प्रोवाइड करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन फ्यूचर ऑल्सो, विच आई थिंक सो दैट विल बी द नीडेड थिंग विच विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द लॉयर्स इन फ्यूचर। तो हेमंत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जान के कि आप भी एक यूज़र है लॉ अटॉर्नी के। और मैं ये बताना चाहूँगा इसी के साथ कि लॉ अटॉर्नी को हम लोग हर दिन अपडेट करते हैं। जो पूरी टीम है, कई बार लोग सोचते होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो लोगों की नौकरी ले जाएगा, लोगों का काम लेके चला जाएगा, लेकिन आप सोच नहीं सकते आज की डेट में कम से कम 500 लॉयर्स और टेक टीम मिला के इतने लोग इसके ऊपर में काम कर रहे हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, ऑल इंक्लूसिव। मतलब ये कि एक एआई टूल ने इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, और आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर में लॉ अटॉर्नी के अंदर में कम से कम 1,500 के आसपास लॉयर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स कंबाइंड, टेक्निकल एक्सपर्ट्स समवेयर अराउंड 150 के आसपास होंगे, लेकिन बाकी सारे वायर्स होंगे जो उसके ऊपर में काम कर रहे होंगे, जो डे इन एंड डे आउट यही ध्यान रख रहे होंगे कि क्या मेरा टूल अपडेटेड है, क्या जो एंड यूज़र जो लॉयर यूज़ कर रहा है उसको वो सारी चीज़ें मिलेगी कल जो आज इम्प्लीमेंट हुई है। तो डेफिनेटली आपका ये जो सजेशन है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में है, बट हम लोग को ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अपडेशंस कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुवेल हेमंत जी, अभी तक के तो बहुत ही मेरी तरफ से बहुत एक्साइटिंग ये कॉन्वर्सेशन रहा है, लेकिन लास्ट जो मेरा सवाल रहेगा इसके लिए मेरे ख्याल से सारे दर्शक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, और मेरे ख्याल से आपके लिए भी ये सवाल दिल छू लेने वाला होगा, क्योंकि मैं जानना चाहूँगा आपके लाइफ के टॉप 3 माइलस्टोन्स जो आपने अचीव किए। ये सवाल के 3 पार्ट है, राइट? तो एक है माइलस्टोन्स, सो टॉप 3 माइलस्टोन्स आपकी लाइफ के। दूसरा, वो माइलस्टोन्स आपने किन लोगों की मदद से, किन लोगों की वजह से अचीव किया। और तीसरा, आप ये अपनी सक्सेस और ये माइलस्टोन्स का श्रेय किनको देना चाहेंगे? सबसे पहली बात, ये जो माइलस्टोन्स की आपने बात की है, यानी लाइफ में आज तक जो कुछ हासिल किया है, वो सबसे पहला जो श्रेय है वो मेरे मम्मी पापा को देना चाहता हूँ, जिन्होंने बचपन से मेरी कोई भी बात नहीं टाली। मुझे जो कुछ चाहिए था, चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो, पर उन्होंने कभी मना नहीं किया। हम लोग बहुत छोटे घर में रहते थे। मेरे पापा पूना में एक गांव है पारनेर करके, यहाँ से एक 100 किलोमीटर दूर रहेगा, वहां से आए थे। उनकी जर्नी बहुत छोटे से घर से, मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई नितिन, हम लोगों की शुरू हुई है। पापा ने बहुत कष्ट उठाया हमारे लिए, पूरी फैमिली के लिए। बहुत मेहनत से, बहुत लगन से वो यहाँ तक आए। जो सबसे पहला माइलस्टोन रहेगा, वो जो कोई मैंने अचीव किया था, वो मेरे पापा के सपोर्ट की वजह से था। मेरा एक
जब हम लोग छोटे से घर में रहते थे तो मेरा एक सपना था कि नहीं, हमारा इकल्ला भी घर रहना चाहिए। आज जिस घर में मैं रहता हूँ, मेरे पापा का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, मेरे छोटे भाई का भी बहुत सपोर्ट है, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ श्रद्धा। जो मैं आज जिस घर में रहता हूँ वो एक डुप्लेक्स फ्लैट है, लगभग 2000 स्क्वायर फीट का घर है मेरा। और वो मैंने, जब मेरे पापा की ब्लेसिंग की वजह से, उनकी पूरी सपोर्ट की वजह से, उन्होंने भी मुझे फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प किया, पर वो हम लोगों ने वो लिया, वो पहली अचीवमेंट थी जिस वजह से बहुत खुश था उस टाइम। मेरा भाई मेरे साथ, मेरे हमारे जो ऑफिस है, लॉ फर्म है, मेरा भाई मेरे साथ रात के 1-1 2-2 बजे तक काम करता था। मेरी वाइफ, जिसी ने आज तक मुझे कभी बाहर कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इतने देर क्या करते हो, कभी पूछा नहीं, उसका भी बहुत सपोर्ट है। उसकी वजह से मैंने वो अचीव किया था। रहा दूसरा जो माइलस्टोन्स मेरे लाइफ में अचीव किया था, जब मुझे स्पेशल गवर्नमेंट पब्लिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुझे जब अपॉइंटमेंट मिली थी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, 2018 में मुझे अपॉइंटमेंट मिली। आई वॉज बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द मर्डर केस ऑफ अ माइनर गर्ल विच वॉज हेल्ड इन पुणे। और उस टाइम पे जो मुझे मालूम था कि आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो स्पेशल पीपी बोलते हैं, वो मैं बहुत यंग था। उसका पूरा श्रेय जो मेरे सीनियर थे, विराज काकड़े जी, एडवोकेट निम्बरकर जी, जो मेरी पूरी चेम्बर जो हम लोग की थी काकड़े साहब की, मेरी जो दोस्त है जो मेरे साथ वहाँ पे काम करते थे, एडवोकेट रंजीत हांडे मेरे जो दोस्त हैं, वीरेंद्र जी खमकर, राहुल देशमुख, ऋषिकेश घोरपड़े, जयदीप कदम, समीर जी गाडगे, अरुण जी टमाले, जितेंद्र मोहिते, ये जो हमारा पूरा ग्रुप था, दिस वॉज ऑल नॉलेजेबल ग्रुप। इन सभी लोगों ने मुझे बहुत सिखाया है। देखो, ये फील्ड में आप कितना सीखोगे उतना आगे तरक्की करोगे। ये जो कुछ मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, ये सभी मेरे दोस्तों ने, सभी सीनियर्स ने मुझे बहुत अच्छी तरह से इस लीगल फील्ड के बारे में जानकारी दी, मुझे नॉलेज दिया। उनकी वजह से मैं जो कुछ नॉलेज गेन कर पाया हूँ, उसकी वजह से मैं वो माइलस्टोन मैंने वो अचीव कर दिया। और एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो जो केस था, आप शॉक रहोगे कि जिस लड़की का खून हो गया था, उसके बॉडी को 44 पार्ट्स में काटा गया है। बहुत ब्रूटल मर्डर था वो। और उस केस में अगर आपकी गवर्नमेंट की तरफ से अगर अपॉइंटमेंट होती है तो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। पैसा तो हर कोई कमाता है, पैसे की बात नहीं होती है, पर आप अगर आप इस फील्ड को चुनते हो तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको पूरी तरह उसमें 100% आपका देना है, आपकी डेडिकेशन देनी है, आपका नॉलेज देना है, आपके एफर्ट देने हैं। और ये जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि उसमें वो जो एक्यूज है, वो एक्यूज को मैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो 100% में वो ले लूंगा, क्योंकि वो जो केस है वो मेरे लाइफ का बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और एक जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि आपको अगर गवर्नमेंट ने इस बड़े केस आपको हैंड ओवर किया है तो आपको भी उसमें रिजल्ट भी लेना है। तो अचीवमेंट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है कि आपको आगे बढ़ना है नॉलेज की तरफ से। रही तीसरी अचीवमेंट, मैं पहले से ही लॉयर्स का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता था। मेरा एक पहले दिन से ही सपना था कि नहीं, मुझे लॉयर्स का लीडर बनना है, मुझे उनको रिप्रेजेंट करना है। नेम प्रेम के लिए नहीं करना था ये कुछ, मुझे लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव, उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनकी तकलीफें हैं,
वो सॉल्व करने के लिए मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनना था। मैं लगभग 20-22 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लॉयर्स को जो कुछ डिफिकल्टी आती है वो डिफिकल्टी मैं उनमें से ही एक हूँ, इसकी वजह से मैं वो सॉल्व करना चाहता था, इसलिए मुझे उनका रिप्रेजेंटेटिव बनना था। वो रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए मुझे बहुत लोगों ने मदद की है। एक का नाम लूंगा तो बाकी के नाराज हो जाएंगे, क्योंकि मुझे उस पोजीशन में आने के लिए, वो चेयर पे बिठाने के लिए मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी सीनियर्स, मेरे सभी कलीग्स, उन्हीं लोगों का श्रेय है। मेरा कुछ भी नहीं है। मैं आज जो कुछ हूँ, उस पोजीशन पे हूँ, ये उन सभी की वजह से। कम से कम ऐसे मेरे नजदीकी सभी दोस्त या सीनियर, वो 100 से ज्यादा रहेगी। उन सभी का एक सपना था कि नहीं, हमारा दोस्त उस पोजीशन पे होना चाहिए, हमारा जूनियर उस पोजीशन पे होना चाहिए, हमारा रोज का एक कलीग वहां पे जाना चाहिए, क्योंकि उनको भी एक विश्वास था कि ये वहां पे जाने के बाद कुछ तो चेंजेस लाएगा, कुछ तो नया शुरू करेगा। उन सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मैं उन सभी की दुआओं की वजह से, उन सभी की मेहनत की वजह से मैं आज यहाँ पर आ गया हूँ, और यहाँ से भी बहुत आगे की जर्नी तय करनी है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये तो शुरुआत है। ये आप प्रेसिडेंट बन गए हो, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप जिस कम्युनिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हो, लॉयर फ्रेटर्निटी को आप रिप्रेजेंट करते हो, अगर इस फ्रेटर्निटी को आप अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेशन के बाद उनके प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो, उनकी जो कुछ तकलीफें हैं अगर वो आप सही अथॉरिटी के पास पहुंचा सकते हो, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ तो काम किया है। और इस वजह से मैं सभी मेरे ऊपर ट्रस्ट करने वाले जितने मेरे लॉयर्स भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं, सबको एक आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा, कुछ भी तकलीफ होने दीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम्स आने दीजिए, आपका ये दोस्त, आपका ये भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है, इसके आगे भी खड़ा रहेगा। इतना ही कहना चाहता हूँ। और दोस्तों, एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि कोई भी इंसान अगर सक्सेसफुल बनता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है। जैसे हमने हेमंत जी के मुंह से सुना कि उनके माता पिता, उनके भाई, उनके वाइफ, उनके दोस्तों का, और जो ग्रुप में आप रहते हो, जो सर्कल में आप रहते हो, उनका बहुत बड़ा योगदान आपके सक्सेस में होता है। हम तो सिर्फ फेस होते हैं जो यहाँ पर उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन उन सब के बिना ये जर्नी अधूरी है। सो दोस्तों, इसी के साथ हम हमारा द कोर्टरूम डायरीज का ये एपिसोड खत्म करते हैं, और ऐसी ही कुछ इंस्पायरिंग जर्नीज, इंस्पायरिंग स्टोरीज और ऐसी ही कुछ दिल छू लेने वाली सक्सेस स्टोरीज जो आपको इंस्पायर करें, आपको कल इस लेवल पे लेके आए जिस लेवल पे आज मेरे मित्र हेमंत झंझाड़ जी है, तो हम लोग ऐसी स्टोरीज आने वाले टाइम पर जरूर लाते रहेंगे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस स्टोरी विद एवरीवन पॉसिबल, ताकि सभी लोग इस जर्नी से इंस्पायर हो। थैंक यू वेरी मच।